Hello friends, welcome to the current affairs session of the PD Gurukul. हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पोक्सो एक्ट। ये क्या है? तो हमें पता है कि बच्चों के अगेंस्ट में काफ़ी सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस किए जाते हैं। उसमें पोर्नोग्राफी होता है कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाए जाते हैं, बच्चों को लेकर उनका वीडियोग्राफी किया जाता है, उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, रेप्स होते हैं, सेक्सुअल हेरेसमेंट होता है, प्लस वायलेंस होता है। तो ये सारे जो ऑफेंसेस है बच्चों के अगेंस्ट में, ये किसी तरह से टॉलरेट नहीं किए जाने चाहिए। और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने गवर्नमेंट में पुश किया और उनके प्रयत्नों से ये एक्ट, पोक्सो एक्ट 2012 में गवर्नमेंट ने पास किया। गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट ने पास किया था। तो ये एक्ट जो है ये बच्चों को प्रोटेक्ट करता है सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफिक ऑफेंसेस जो है उससे। साथ में ही अगर ऐसे कोई भी ऑफेंसेस होते हैं तो उनके लिए, उनको ट्राई करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स का फॉर्मेशन करने की बात भी ये एक्ट करता है। ये एक्ट को 2019 में अमेंड किया गया था। ऐसे देखा गया था कि ये जो एक्ट बनने के बाद भी बच्चों के अगेंस्ट में ये सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है, सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है वो कम नहीं हुए थे। अभी भी काफ़ी प्रिवेलेंट है सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो उसके चलते कुछ पनिशमेंट जो है वो स्ट्रिंजेंट की गई थी कि स्पेसिफिक ऑफेंसेस कुछ थे जिसमें पनिशमेंट ज़्यादा बढ़ाई गई थी। और बच्चों के लिए एक डिग्निफाइड चाइल्डहुड इंश्योर करने के लिए ये एक्ट को 2019 में अमेंड किया गया था। ये एक्ट क्यों न्यूज़ में है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो नीलगिरी एरिया है इंडिया में। ये कहाँ है? तो जैसे पेनिनसुलर इंडिया है उसमें यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स है। तो ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं, ये जगह पे जो हिल्स है उसे नीलगिरी हिल्स कहते हैं। और ये नीलगिरी हिल्स में काफ़ी सारे ट्राइबल्स रहते हैं। आदिवासी पॉपुलेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे घने जंगल है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है। और अभी काफ़ी केसेस बाहर आए हैं कि ये जो ट्राइबल है उसमें काफ़ी यूथ है जो 16 to 18 ईयर्स के बीच में है, उनको उनके अगेंस्ट में केसेस किए जा रहे हैं ये ऑफेंसेस के लिए। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज जो भी ट्राइबल्स जो होते हैं उनके जो कस्टमरी लॉज है ये हमारे कस्टमरी लॉज से अलग होते हैं। वो लोग अपनी प्रथाएं फॉलो करते हैं जिसमें चाइल्ड मैरिजेस काफ़ी प्रिवेलेंट है इन ट्राइबल्स के बीच में, और जिसकी वजह से ये ट्राइबल्स जो है, और दूसरा कि आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप्स भी एग्जिस्ट करती है इन लोगों में। तो उसकी वजह से क्या है कि जो भी बच्चे 16 to 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं उसमें ऐसा है कि प्यूबर्टी अगर आ जाती है एक बार बच्चों की, तो वो लोग मैरिज के लिए एलिजिबल होते हैं उनके कस्टमरी रूल्स के हिसाब से। तो इसीलिए 16 to 18 ईयर्स के जो भी बच्चों की शादी हो जाती है, या तो वो अगर कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उनको बुक किया जा रहा है। और ये एक वहाँ पे एक इश्यू क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से एक न्यूज़ आइटम आया था। तो हमें मौका मिल गया पोक्सो एक्ट को एक बार फिर से देखने का। तो हम देखते हैं कि इस एक्ट के साइलेंट फीचर्स क्या क्या है, कि एक्ट में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले तो इसमें चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है ये एक्ट में। ये एक्ट के हिसाब से 18 साल से नीचे का कोई भी पर्सन, वो लड़की हो या लड़का हो, बॉय और गर्ल, उसे चाइल्ड कहा जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स के अगेंस्ट में जो ऑफेंस है उसे जस्ट ट्राई नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ट्रायल बॉयज़ के अगेंस्ट में भी अगर कोई ऑफेंसेस होते हैं, 18 साल के नीचे कोई भी लड़का भी है और अगर उसको भी अगर सेक्सुअल हेरेसमेंट होता है तो ये एक्ट में बुक किया जाता है और पनिशमेंट मिलती है उन्हें। इसीलिए ये जो लॉ है वो जेंडर न्यूट्रल है। यहाँ पे जेंडर को कंसिडर नहीं करते हैं, जस्ट एज कंसिडर की जाती है। दूसरा ऐसा है ये एक्ट में
कि काफ़ी सारी इंस्टीट्यूशंस हम देखते हैं कि जो बच्चों को कैटर करती है, जैसे कि बच्चे जहाँ पे रहते हैं, हॉस्टल्स है, ठीक है, तो चिल्ड्रन हॉस्टल्स है, फिर कुछ ऑर्फनेज सेंटर्स होते हैं, मतलब अनाथ आश्रम जो होते हैं वो ऑर्फनेज सेंटर्स जो है, उसके बाद में जुवेनाइल केयर सेंटर्स है। तो ये सब जगह पे बच्चों को रखा जाता है और यहाँ पे बच्चों के अगेंस्ट में सेक्सुअल ऑफेंसेस कमिट किए जाते हैं। तो जब भी कोई भी ऐसा सबऑर्डिनेट या तो यहाँ का कोई भी एम्प्लॉई, अगर कोई भी स्टाफ चिल्ड्रन के अगेंस्ट में सेक्सुअल ऑफेंसेस कमिट करता है, तो उनका इंस्टीट्यूशन का जो इंचार्ज है या तो कोई भी हायर अथॉरिटी जो है, हाँ एक्सेप्ट चिल्ड्रन, वो अगर ये ऑफेंस को रिपोर्ट नहीं करता है, अगर पुलिस को नहीं बताता है कि ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है, तो ये जो इंचार्ज है या तो ऑफिशियल जो होते हैं, उनके अगेंस्ट में भी ये अब्यूज करने के लिए या तो सपोर्ट करने के लिए उसको ऑफेंस किया जाता है, ऑफेंस माना जाता है और उनको भी पनिशमेंट मिलती है। सो नॉट रिपोर्टिंग अब्यूज इज ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर दिस लॉ। दूसरा ऐसा है कि विक्टिम्स कई बार बच्चे होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि पॉक्सो एक्ट क्या है, किस तरह से कौन सी सेफगार्ड्स इस एक्ट में दी गई है। दूसरा ऐसे भी होता है कि बच्चे छोटे होते हैं तो डर के मारे भी कभी कभी रिपोर्ट नहीं कर पाते, लेकिन जब वो बड़े होते हैं, जैसे 16-18 ईयर्स के होते हैं, और उनको जब ये चीज़ पता चलती है और हमें पता है कि बच्चों के मेंटल हेल्थ पे इसकी कितनी खराब इफेक्ट पड़ती है, जब भी उनके अगेंस्ट में ऐसे कोई ऑफेंसेस बचपन से हुए होते हैं या वायलेंस का वो अगर सामना करते हुए होते हैं, तो उनके मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट आती है, उनके मन से ये चीज़ जाती नहीं है जब तक परपेट्रेटर जो है उसको पनिशमेंट ना मिले। तो ये बड़े होके उनको मन होता है कि हम रिपोर्ट करें, तो इसीलिए ये एक्ट के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। ये बाद में भी काफ़ी सारे साल निकल जाने के बाद भी, कोई भी बड़ा होने के बाद भी, कोई बच्चा अगर उनके बचपन में अगर ऐसे कोई क्राइम कमिट हुए हैं उनके अगेंस्ट में, तो वो रिपोर्ट कर सकता है और केस बुक किया जा सकता है परपेट्रेटर के अगेंस्ट में। दूसरा ऐसा है कि कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी विक्टिम होता है उसकी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। इसमें ऐसा है कि जब भी कोई ऐसा केस होता है तो वो न्यूज़ आइटम बन जाता है इंडिया में। तो न्यूज़ मीडिया के अंदर, कोई भी मीडिया में जो भी विक्टिम है उसका नाम या तो उसकी आइडेंटिटी किसी भी तरह से पब्लिश नहीं की जा सकती है। अगर स्पेशल कोर्ट या तो जो भी स्पेशल कोर्ट ये ऑफेंसेस को ट्राई करती है, तो ट्रायल चल रहा होता है, उसका मजिस्ट्रेट अगर या तो जज उसको ऑर्डर करे या तो परमिशन दे, तो ही उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो सकती है। सो यहाँ से हमें जो याद रखना है, ये फीचर्स याद रखने हैं पॉक्सो एक्ट के प्रीलिम्स के लिए, कि ये जेंडर न्यूट्रल लॉ है। दूसरा कि अगर रिपोर्ट नहीं किया जाता है अगर अब्यूज को, तो वो भी एक ऑफेंस है, उसमें वो पनिशेबल ऑफेंस है। कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है अब्यूज को रिपोर्ट करने के लिए, और आइडेंटिटी जो है विक्टिम्स की उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। हमने देखा कि 2019 में अमेंड किया गया था ये पॉक्सो एक्ट को। तो ये एक्ट के अगेंस्ट ये जो अमेंडमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2020 में पॉक्सो रूल्स बनाए गए हैं, जिसमें कुछ नए ऑब्लिगेशंस जो है वो डाले गए हैं। ऑब्लिगेशंस मतलब कि कुछ करना पड़ेगा उन्हें, जो इंस्टीट्यूशंस है जिसमें बच्चे रहते हैं। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन है जिसमें बच्चे रहते हो, या तो अगर कोई ऐसा एनजीओ है या कोई इंस्टीट्यूशन है कि जो रेगुलर कांटेक्ट में आते हो, तो उनके हर एक एम्प्लॉई जो है उसका पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक जो है वो पीरियडिकली होना चाहिए। 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, वो रूल्स के अंदर डिफाइन किया होगा कि कितने टाइम में ये पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक होगा, जिससे कि कोई भी क्रिमिनल ये बच्चों के कांटेक्ट में ना आए। अगर कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री है ऐसे एम्प्लॉय की, या तो वो टाइम में अगर उसने कुछ दूसरा कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उनको दूर किया जाए। तो ऐसे एम्प्लॉयज जो भी है उन सबकी पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। इसके बाद में जो भी इंस्टीट्यूशन है वो अपने एम्प्लॉयज को रेगुलर ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देके उन्हें सेंसिटाइज करेंगे कि किस तरह से चाइल्ड सेफ्टी और प्रोटेक्शन जो है वो
होनी चाहिए, किस तरह से बच्चों को सेफ गार्ड देनी चाहिए और उनका प्रोटेक्शन कैसे होना चाहिए, किस तरह से उनके अगेंस्ट में कोई भी ऑफेंसेस को रोका जा सकता है। इसके अलावा उन्हें जो भी इंस्टीट्यूशन है उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये पॉलिसी जो होगी वो वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन जो भी होगा उसके ऊपर जीरो टॉलरेंस के प्रिंसिपल पे बेस्ड होगी। जैसे कि कोई भी वायलेंस है, कोई भी हैरेसमेंट है, सेक्सुअल ऑफेंसेस है, वो टॉलरेट नहीं किए जाएंगे एट एनी कॉस्ट। ये पॉलिसी, ये प्रिंसिपल के बेसिस पे उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो ये भी याद रखिएगा कि पॉक्सो रूल्स के अंदर ही ये चीज़ है कि इंस्टीट्यूशंस जो भी होंगी उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, बैकग्राउंड चेक होने चाहिए हर एक एम्प्लॉई के, एम्प्लॉइज को रेगुलर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और उन्हें जीरो टॉलरेंस प्रिंसिपल के बेस पे चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बनानी है। अभी कंसर्न्स क्या है एक्ट के? 2020 में रूल्स आए हैं, मतलब बहुत ही रिसेंट है ये। तो क्या कंसर्न है? तो हम देखते हैं कि आज भी, मतलब अभी रिसेंट एक सर्वे किया गया है जिसमें ऐसा बोला गया है कि हर 2 बच्चे में एक बच्चा ये सेक्सुअल अब्यूज का विक्टिम होता है। उनके ऊपर सेक्सुअल अब्यूज किया जा चुका है, किसी ना किसी तरह से उनको हैरेसमेंट होती है। तो ये ऑलमोस्ट 50% जितना है। तो 50% बच्चे ऐसे हैं, बॉय हो कि गर्ल हो, जिनके अगेंस्ट में ऐसे ऑफेंसेस होते ही रहते हैं। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। हमें ये ये चीज़ अच्छी नहीं है कि अभी भी इतना हायर परसेंटेज बच्चों में है ये सेक्सुअल अब्यूज के लिए। दूसरा ऐसा है कि तो इतना अगर है तो रिपोर्ट क्यों नहीं होते हैं केसेस? तो ज़्यादातर जो भी परपेट्रेटर्स है, जो लोग ये क्राइम करते हैं, वो जो विक्टिम है वो बच्चों को जानते होते हैं, उनके आसपास के ही लोग होते हैं, भी टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स, ऑटो या तो बस ड्राइवर, या तो जैसे हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल के ही कोई स्टाफ, या कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं, कुछ रिलेटिव्स होते हैं, वो भी ये काम करते हैं। तो इसीलिए बच्चे जो होते हैं वो अथॉरिटीज़ को ये चीज़ अप्रोच करने के लिए या तो उनको बताने में हेजिटेंट होते हैं, वो नहीं बता पाते हैं। तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। दूसरा ऐसा है कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद में ये जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस है चिल्ड्रन के अगेंस्ट में, वो एक्सपोनेंशियली राइज हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। जैसे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसे होता है, मतलब अचानक से बढ़ जाना, तो ये अचानक से बढ़े हैं ऐसे केसेस। और दूसरा कि अभी बहुत जैसे डिजिटाइजेशन, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे डिजिटल डिवाइसेस लोग यूज़ करने लगे हैं, तो उसमें साइबर क्राइम भी बढ़ा है। तो न्यू फॉर्म्स ऑफ साइबर क्राइम्स आए हैं जिसके अंदर पोर्नोग्राफिक कंटेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से डिलीवर किया जाता है, तो उसकी वजह से भी ये जो केसेस है ये काफ़ी बड़े हैं। दूसरा कि जो अवेयरनेस है ये पॉक्सो एक्ट के बारे में, या तो नॉलेज है अपने बच्चों में, वो काफ़ी कहीं हद तक इनएडिक्वेट है, बहुत ही कम है। बच्चों को पता नहीं होता है कि ये क्या है एक्ट, क्या क्या सेफ गार्ड्स है, किसको रिपोर्ट करना है, ऐसा कुछ उन्हें पता नहीं रहता है। तो एक ये भी है। और दूसरा कि ट्राइबल ग्रुप्स जो भी है उसमें चाइल्ड मैरिज काफ़ी कॉमन है, तो इसी वजह से ये जो बच्चे हैं 17-18 ईयर्स के, 16 to 18 ईयर्स में, उनके अगेंस्ट में ये केसेस दर्ज किए जाते हैं। तो इसका वे फॉरवर्ड ऐसा ही है कि मेन है कि अवेयरनेस लाई जाए लोगों में भी और बच्चों में भी, और ये केसेस रिपोर्ट हो। जितने केसेस रिपोर्ट होंगे, जितने लोगों को पनिशमेंट मिलेगी, तो उससे डेटरेंस बढ़ेगा और लोग ये क्राइम करने से अटकेंगे। ये स्लाइड एक्चुअली मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मेंस के लिए ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन ब्लैक हनी बी। अभी एक मधुमक्खी की वैरायटी, नई स्पीशीज वेस्टर्न घाट में पाई गई है, ठीक है। और ये जो हनी बी है वो एंडेमिक है वेस्टर्न घाट में। एंडेमिक का मतलब ये है कि ये टाइप की जो मधुमक्खी है ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलेगी, दुनिया में और कहीं पे भी ये स्पीशीज नहीं मिलेगी, कहीं पे भी ये स्पीशीज नहीं पाई जाएगी, जस्ट वेस्टर्न घाट में पाई जाएगी, उसे एंडेमिक कहते हैं।
तो ये थोड़ी स्पेशल है। और वेस्टर्न घाट्स में जब भी कोई भी स्पीशीज डिस्कवर होती है, साल में 2-3 स्पीशीज तो डिस्कवर हो ही जाती है, तो वेस्टर्न घाट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जब भी ऐसे कोई स्पीशीज डिस्कवर होती है तो उसकी नोट्स अलग से बना दीजिएगा, जिसमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या याद रखना है। चलो हम आगे देखते हैं क्या है। तो ये जो नई स्पीशीज डिस्कवर हुई है उसे एपिस कैरिंजोडियन नाम दिया गया है, और कॉमन नेम उसका दिया गया है इंडियन ब्लैक हनी बी। ऐसे दिखती है, वो ब्लैक कलर की ज़्यादातर दिखती है, और ये नई स्पीसीज है। 200 साल के बाद में जाके हनी बीज की कोई नई स्पीसीज इंडिया से मिली है। 1978 में फेब्रिशियस नाम के साइंटिस्ट ने एपिस इंडिका को डिस्क्राइब किया है इंडिया से। तो उसके बाद में अभी एपिस कैरिंजोडियन हमें मिली है। अभी ये जो एपिस कैरिंजोडियन है, ये स्पीशीज एपिस सेराना करके एक स्पीशी है मधुमक्खी की, उसमें से इवॉल्व हुई है। ठीक है, अभी इसमें ऐसा है कि वेस्टर्न घाट्स, अभी ये एपिस सिराना जो है वो उसे एशियन हनीबी भी कहा जाता है, उनका कॉमन नेम ये है। मतलब कि ये एशिया में मिलती है। एपिस सेराना जो है वो एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है, मतलब पूरे एशिया में ये मिलती है। और ये स्पीशीज वेस्टर्न घाट में होंगी, लेकिन वेस्टर्न घाट की स्पेशल हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट जो है, इसके साथ तालमेल मिलाने के लिए उनके फिजिकल स्ट्रक्चर और उनके डीएनए में चेंज हुआ होगा, और ये इवॉल्व होके अभी एपिस कैरिंजोडियन, मतलब कि एक नई टाइप की स्पीशीज एपिस सिराना से अलग स्पीशीज इवॉल्व हो गई है। दूसरा ऐसा है कि हमें याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ पे मिलती है। तो सेंट्रल वेस्टर्न घाट से लेके नीलगिरीज और साधर्न वेस्टर्न घाट में ये स्पीसीज मिलती है। 4 स्टेट है, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये 4 स्टेट्स में ये पाई जाती है। याद रखिएगा ये कि कहाँ कहाँ पे ये मिलती है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, और ये एपिस सेराना से इवॉल्व हुई है। थर्ड टॉपिक है आज का 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? भारत में ये प्रैक्टिस है कि हम हर 3-3 साल में लॉ कमीशन फॉर्म करते हैं। ये कमीशन जो है, मतलब एक कमिटी बनाई जाती है जो एग्जिस्टिंग जितने लॉज है हमारी कंट्रीज में, जितने एक्ट्स है, उनको एग्जामाइन करते हैं, और कुछ अगर रिपील करना है या कुछ चेंजेस लाने हैं तो उसमें सजेशन देते हैं। तो अभी 22nd यहाँ पे लिखा है, मतलब कि टोटल 21 लॉ कमीशन ऑलरेडी हो चुके हैं, रह चुके हैं, और अभी 22nd लॉ कमीशन नया बना है, जिनके हेड रहेंगे रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, और 3 साल का टेन्योर ये लॉ कमीशन का है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि कोई भी लॉ या तो कोई भी एक्ट में ऐसे नहीं कहा गया है कि लॉ कमीशन का फॉर्मेशन करना है, और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं पे भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये जो है, ये ब्रिटिश प्रैक्टिस हम फॉलो करते हैं। वो लोग लॉ कमीशंस बनाते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में हम गवर्नमेंट्स लॉ कमीशंस बनाते रहते हैं, और ये लॉ कमीशन जो होता है वो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन से ही बनते हैं, मतलब कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर गवर्नमेंट पास करती है, और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लॉ कमीशन बनते हैं। ये लॉ कमीशन जो है उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस, मतलब कि उन्हें क्या क्या काम करना है, क्या क्या देखना है, ये डेफिनिट होती है, उनको बताया जाता है। जब भी फॉर्मेशन होता है तो उन्हें टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी जाती है कि क्या क्या रिसर्च आपको करना है। कमीशन जो है वो रिपोर्ट्स पब्लिश करती है अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, और गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट्स के फॉर्म में रिकमेंडेशन करती है। ये रिकमेंडेशन जो भी है कमीशन के, ये गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो उसे एनेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते, कुछ भी चलेगा, ये बाइंडिंग नहीं है, याद रखिएगा। इस तरह से जो 21 लॉ कमीशन आज तक हुए हैं उसमें 277 रिपोर्ट्स ऑलरेडी लॉ कमीशंस ने सबमिट किए हुए हैं, और याद रखिएगा कि फर्स्ट लॉ कमीशन जो है वो 1955 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। तो यहाँ से याद रखना है कि लॉ कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है।
उनके जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। फर्स्ट लॉ कमीशन 1955 में कॉन्स्टिट्यूट किया था और 277 रिपोर्ट्स अभी तक पब्लिश किए जा चुके हैं। तो अब देख लेते हैं कि 22nd लॉ कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले तो कोई भी इररिलेवेंट ऐसा लॉ है कि जो जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है, जिसे इमीडिएटली हम रिपील कर सकते हैं, ऐसे लॉ को आइडेंटिफाई करना और गवर्नमेंट को रेकमेंड करना। दूसरा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसको ध्यान में रखते हुए अभी एग्जिस्टिंग जो लॉज है उसे एग्जामाइन करना है कि क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ये लॉ जो है वो एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, या तो कोई इम्प्रूवमेंट या तो कोई रिफॉर्म की ज़रूरत है कि नहीं, ये चीज़ भी सजेस्ट करेंगे लॉ कमीशन। उसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उसके लिए अगर कोई नया लेजिस्लेशन चाहिए, नया एक्ट अगर एनेक्ट करने की ज़रूरत लगे तो ऐसे भी सजेशन ये लॉ कमीशन कर सकते हैं। और दूसरा कि सेंट्रल एक्ट्स जो भी है, जो भी जनरल इंपॉर्टेंस मतलब इंपॉर्टेंट सेंट्रल एक्ट्स है, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए या तो कोई भी एनोमलीज है, मतलब कि दो एक्ट है और दो एक्ट के अंदर अलग अलग बातें की गई है, एक में कुछ कहा गया है उसका उल्टा दूसरे एक्ट में कुछ कहा गया है, तो ये एनोमली डिलीट करने के लिए भी देखना है बोलेंगे। कुछ एम्बिग्यूटीज है, मतलब कि कुछ क्लियर नहीं है, कुछ डाउट्स है, तो ये डाउट्स भी सॉल्व करने के लिए ये लॉज में जो भी चेंजेस लाने पड़ेंगे ये चीज भी लॉ कमीशन सजेस्ट करेगा। और कुछ भी इनइक्विटीज है, कोई भी लॉ के अंदर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, या तो दो लॉ के अंदर कुछ अलग अलग है तो दोनों को मर्ज करना है कि नहीं, ये सब सजेशंस जो है ये लॉ कमीशंस देते हैं। और ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो याद रखिएगा, हर एक लॉ कमीशन में ज़्यादातर टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो ये है ये सेम रहती है। कुछ स्पेशल अगर होता है, कोई स्पेशल लॉ के लिए अगर बात करनी होती है तो वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बता देते हैं। अब क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एपिस सेराना एंड एपिस कैरिनजोडियन recently seen in news are which of the following? A. Species of butterfly from northeast India. Apes found in Central Asia. Species of honeybees. Fossils of fish endemic to India. पॉज कीजिए और गेस कीजिए। अच्छा, इसका आंसर है सी, स्पीशीज ऑफ हनीबीज। हमने अभी देखा है इसलिए काफी इजी है, बट एग्जाम में ये याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट, लॉ कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडी. The recommendation of the Law Commission are not binding on the government. Which of the above statements are correct? One only, two only, one and two both, neither one nor two. सोचिए क्या होगा इसका आंसर। अच्छा, हमें पूछा है करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो इसका आंसर आएगा बी, टू ओनली. लॉ कमीशन इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, हमने ये देखा आगे। और रिकमेंडेशन जो भी है वो बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर भी सकती है रिकमेंडेशन, नहीं भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। थैंक यू।